माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल आपके पूछे जाते हैं। आप ये मात्र 5 प्रश्न पढ़ लीजिए तो आपके पास होने के लिए 23 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। अगर हम क्वेश्चनों की पहले बात करें, मैं विद सॉल्यूशन इसमें कराऊंगा बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। 2014, 15, 18, 22 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में पूछा गया था कि रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, इसमें उल्लेखित किन्हीं 4 स्तनियों के नाम लिखना है। इस क्वेश्चन को घुमा करके 2015, 18 और 22 में पूछा। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से पूछा गया बेटा कि रेड डाटा बुक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 2018, 22, 23। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही था और वो आंसर क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, घुमा के पूछे कुछ भी, रेड डाटा बुक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आपको यही आंसर लिखना है। आंसर क्या लिखना है बेटा? विश्व संरक्षण संघ या अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। कि जो विश्व संरक्षण संघ है या अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, उसके अध्ययन से या उसके अनुसंधान से हमको ये ज्ञात हुआ है कि जो जैव विविधता है विश्व के विभिन्न भागों में बहुत ही बड़ी संकट से गुजर रही है। इस संबंध में WCU के अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध की, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। और इसी संबंध में WCU जो था उसने एक अध्ययन किया कि जो संकटग्रस्त जीव हैं उनकी एक सूची बनाई कि कौन कौन से जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या संकट में है जिनका जीवन, और जिसे उस बुक को या उस सूची को ही हमने नाम दिया था बेटा रेड डाटा बुक। जो सूची थी जो विलुप्त होने वाले जीवों के विषय में बनाई गई थी, उसी सूची का नाम दिया गया था रेड डाटा बुक। क्या नाम दिया गया था बेटा? रेड डाटा बुक दिया गया था। इस सूची में उन जातियों एवं उपजातियों को सम्मिलित किया गया जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। मतलब इस सूची में उन्हीं जातियां या उपजातियों को सम्मिलित किया गया था जो विलोपन की खतरे यानी कि विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पर हैं। इसका प्रकाशन पहली बार सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया था। और इस सूची का पहली बार जो प्रकाशन है वो बेटा 1963 ईस्वी में कहाँ किया गया था? स्विट्जरलैंड में किया गया था, जहाँ WCU का मुख्यालय है और स्विट्जरलैंड में ही WCU का मुख्यालय है। WCU ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया और उन्हें सूचीबद्ध किया। और जो WCU है उसने रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त जातियां थी उनको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया और उनको एक सूची बना ली। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इतना लिख देना है आपको, बस यही आपका रेड डाटा बुक है। ठीक है, रेड डाटा बुक कुछ नहीं है, जो आपके विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं या उपजातियां हैं उनकी सूची को बनाने वाली है, जो उनकी जो सूची थी उसी सूची का नाम क्या है बेटा? रेड डाटा बुक। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके सामने ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है बेटा वो ये है कि परजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। या इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में आपसे पूछ सकता है बेटा, परजीनी जंतु क्या है? परजीनी जंतुओं के उत्पादन की एक मुख्य विधि का उल्लेख कीजिए। या इसी को दूसरे तरह से आपसे पूछ सकता है बेटा, ट्रांसजेनिक जीव क्या हैं, उपर्युक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को घुमा करके बेटा लगभग 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में आपसे पूछा जा चुका है। अब देखिए इसका आप आंसर क्या लिखेंगे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परजीवी जंतु ऐसे जंतु जिनके DNA में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, परजीवी जंतु कहलाते हैं। परजीवी जंतु क्या होते हैं बेटा? ऐसे जंतु जिनके DNA में, जिनके किसमें बेटा? DNA में
परिचालन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? परिचालन विधि द्वारा उसके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन को व्यवस्थित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे वह जीन अपना लक्षण को भी व्यक्त करता है। इस प्रकार से तैयार जो जंतु होगा उसको हम पारजीनी जंतु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? पारजीनी जंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, डाली नामक भेड़ जो बनाई गई थी, एक भेड़ तैयार की गई थी, उसका नाम था डाली, तो डाली नामक भेड़ हो गया। या जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गाय, और जापान में जो नोटो और कागा नामक गाय हैं वो भी इसी विधि से बनाई गई है। मीरा नामक बकरी आदि, ये सब आपकी इसी तकनीकी के द्वारा बनाए गए जंतु हैं। पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीकी द्वारा विजातीय जीन में प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। और जो पारजीनी जंतु होते हैं इनको रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन में प्रवेश करा दिया जाता है और जिससे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। तो आपको अगर ये पारजीनी पे क्वेश्चन आता है तो इतना कुछ लिखना होगा और आपको पूरे आंसर मिलेंगे। ठीक है बेटा, याद रखना पारजीनी पे पूछा जाने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको यही आंसर लिख के आना है। देखते हैं बेटा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो आपको बेटा तैयार करना है, उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है अभयारण्य क्या है? अभयारण्य क्या है? प्राणी विहार, या इसी को दूसरी तरह से पूछ सकता है प्राणी विहार क्या है? भारत के 2 प्राणी विहारों के नाम लिखना है। या फिर आपसे बेटा इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है अभयारण्य से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने अभयारण्य हैं? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्राणी विहार या अभयारण्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही आंसर आपको लिखना है बेटा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बेटा। देखिए, अभयारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीवों का संरक्षण करना होता है। अभयारण्य जो बनाए जाते हैं बेटा उसका मेन एक ही उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है वन्य जीवों का संरक्षण करना। अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित न हो। और अभयारण्य में क्या होता है, किसी भी व्यक्तिगत स्वामित्व यानी कि जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए कार्य करता है, जैसे लकड़ी को काट रहा है या पशुओं को वहां चराने जा रहा है, इन सब के लिए आपको अनुमति लेना पड़ता है। और उस अनुमति में साफ लिखा होता है कि आप जब ये काम कर रहे हो, लकड़ी काट रहे हो, पशुओं को चरा रहे हो, तो आपको किसी ऐसी चीज को नुकसान नहीं करना है या ऐसी चीज को नहीं काटना है जिससे प्राणियों के जीवन में कोई प्रभाव पड़े या क्रियाकलाप प्रभावित हो जाए। इसकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। और ये जो अभयारण्य होते हैं बेटा इनका स्थापना और नियंत्रण से संबंधित जितने भी अनुदान या आपके ताकतें होती हैं या जितने भी अधिकार होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। भारत में लगभग 543 अभयारण्य है और भारत में लगभग बेटा 543 अभयारण्य है। कितने अभयारण्य है बेटा? 543 अभयारण्य है। अब देखिए इसमें भारत के 2 प्रमुख प्राणी विहार की बात की जाए तो पहला बेटा घाना पक्षी विहार जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है, और दूसरा है बेटा जलदापारा जंतु विहार जो मदरी-हाट पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका आंसर ये हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको तैयार करना है। वो क्वेश्चन है बेटा आपका कि तप्त स्थल या जिसको हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं क्या है? तप्त स्थल क्या है? भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखना और भारत में कुछ प्रमुख जो तप्त स्थल है उनके नाम लिखिए। या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से आपसे पूछ सकता है बेटा कि तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। तप्त स्थल पर क्या लिखिए बेटा? टिप्पणी लिखिए। या इसी क्वेश्चन को अगली अपनी भाषा में घुमा करके पूछ सकता है बेटा कि जैव विविधता तप्त स्थल का एक उदाहरण देना है, कि जैव विविधता तप्त स्थल का एक उदाहरण देना। देख लीजिए बेटा 2014, 15, 17, 18, 20, 22, 23 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे बेटा। तप्त स्थल आपकी हेडिंग हो गई। देखिए वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। तो तप्त स्थल बेटा क्या होता है? वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जो जैव विविधता होती है वो संकट में होती है। जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? तप्त स्थल कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो हिमालय का जो पूर्वी हिमालय भाग है वो तप्त स्थल में आता है। इंडो बर्मा एवं पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। तो आपको इतना इसका आंसर लिख देना, आपको पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे। ये आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम आज की क्लास का बेटा 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको तैयार करना है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वो है आपके सामने, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं,
इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। इस क्वेश्चन को 16, 17, 18, 19, 22, 23 में बोर्ड ने आपसे पूछा है और इस साल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेडिंग पड़ेगी बेटा प्रतिरक्षा तंत्र। तो देखिए, सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक के प्रतिरोध उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति को प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा या असंक्रामकता कहा जाता है। जिसे प्राणी में यह शक्ति होती है वह रोधक्षम या प्रतिरक्षी या असकाम्य कहलाता है। जैसे जिन व्यक्तियों में एक बार चेचक का संक्रमण हो जाता है उसमें चेचक का पुनः जीवन भर नहीं होता। बोला गया है कि एक ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र कुछ नहीं होता है कि आपके शरीर में किसी भी रोग के प्रति लड़ने की क्षमता या कोई रोग आपको ना हो, उसके लिए जो क्षमता आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होती है उसी क्षमता का नाम होता है बेटा आपका प्रतिरक्षा। उदाहरण के लिए जैसे चेचक की बात की जाए तो चेचक जिसको जीवन में एक बार हो गया उस व्यक्ति को दोबारा चेचक जीवन में कभी नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि एक बार संक्रमित मनुष्य के शरीर के रुधिर में चेचक के विषाणुओं के प्रतिरोधक क्षमता या असंक्राम्यता उत्पन्न करने की शक्ति होती है जो असंक्रमित मनुष्य के रुधिर में नहीं होती है। एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो इसी प्रकार के विषाणु को शरीर पर पुनः संक्रमण की क्रिया से रोकते हैं। पुनः संक्रमण की क्रिया से क्या करते हैं बेटा? रोकते हैं। यह शक्ति शरीर में रोग ना होने देने की क्षमता रखती है अथवा रोग प्रतिरोधक कहलाती है। और यह शक्ति की शरीर में आपके कोई रोग ना हो, इसी को हम लोग रोग प्रतिरोध शक्ति या आप लोग इसको संक्रमण कहते हैं बेटा, ठीक है, क्षमता कहते हैं। अतः यह रोग रोधक क्षमता ही प्रतिरक्षा या असंक्रामकता अथवा प्रतिरोध कहलाती है। रूस के वैज्ञानिक एली मैचनिकॉफ ने सर्वप्रथम भक्षाणुओं द्वारा शरीर में आए सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी क्रियाओं का वर्णन फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण नाम से प्रस्तुत किया। अनेक बार लुई पाश्चर को उनके सूक्ष्म जीवों के कार्य के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान जनक के रूप में सम्मानित किया गया। यद्यपि अन्य लोग एमिल वान वेहरिंग को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये आपका इसका पूरा आंसर है, आपको इसको लिखना होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।